हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आपका क्वालिफायर जो है वो ओवर हो चुका 27 अक्टूबर को। अब इसके बाद क्या, अब कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर ख़राब हुआ होगा और जो ये सोच रहे होंगे कि क्वालिफायर हमारा क्लियर नहीं होगा, तो उनका क्या। और दूसरे वो बच्चे होंगे जो क्या कर किया उन्होंने, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें क्वालिफायर क्रैक कर लिया, तो उनका क्या प्रोसेस होने वाला है, दोनों कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा गया। मान लो कि पूरा होप टूट चुका है, आपका पेपर एकदम बेकार चला गया, आप देख रहे हो कि मतलब मैं मिनिमम स्कोर भी स्कोर नहीं कर पाऊँगा, तो उसके बाद क्या है। तो देखो, आपको आशा नहीं छोड़ना है, यानी कि अभी आपको मौका मिलेगा। अगर मान लो आप देखो फिर समझो कि क्या हुआ, मतलब पूरा का जो पूरा पैटर्न है, जो एक महीने आपको तैयारी के लिए मिला था क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए, आपको उसमें क्या मिस्टेक रह गई आपसे, आप उसको पूरा एनालाइज करो। आप ऐसा अगर करोगे कि आप पीछे देखोगे नहीं, रेट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या गलती थी। तो सबसे पहले चलो, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, और एग्ज़ाम में फेल और पास लगा रहता है। आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है और एग्ज़ाम को छोड़ नहीं देना है कि मतलब चलो ठीक है मैं फिर से अटैम्प्ट नहीं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगर आप पूरा डेडिकेटली पढ़ोगे, अगर आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे आईआईटी मद्रास का ये जो ऑनलाइन बीएस इन डेटा साइंस वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आपका कुछ ना कुछ सोच होगा, आप कुछ ना कुछ चाह रहे होगे इससे, तभी आपने क्या कहते हैं इसका फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम देने गए थे। तो आप उसी चीज़ को फिर से सोचो कि मैं क्यों डिसाइड किया था, मैं क्यों इस एग्ज़ाम के लिए गया था देने के लिए। तो आप उन बातों को सोचोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या आपके लिए ये ज़रूरी है कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये कोर्स करना है, तो आपको एक और मौका मिलेगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है, क्वालिफायर एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया, तो देखो ये मतलब नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो फिर एक लंबे प्रोसेस के बाद गुजरना है, आपको 6 महीने 1 साल बाद एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं है। आईआईटी मद्रास का ये जो कोर्स है, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी यूनिक है जो कहीं टियर 1 कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए ऑप्शन है कि आप क्या करो, अपना मेहनत पे, आप 1 महीने की मेहनत पे, 2 महीने की मेहनत पे आप एक अच्छे प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये आपको फिर से, जो आपका आईआईटी मद्रास है वो फिर से आपको एक मौका देगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस और किस स्टेज पे अभी हो। तो देखो, अभी आपका एग्ज़ाम हो गया 27 अक्टूबर को, संडे को, ठीक है। यहाँ तक आप स्टेज पे आ गए हो, आपने फॉर्म फिल किया, फिर अपने क्वालिफायर फेज़ जो था, मतलब अपने 1 महीने का कंटेंट देखा, फिर आप क्वालिफायर एग्ज़ाम देने गए। 27 अक्टूबर के बाद जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, वो जो आपका डेट इन्होंने दिया है, टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया है 1 नवंबर दिया है, लेकिन इससे पहले ही आ जाएगा आपका रिजल्ट, मतलब 2-4 दिन पहले आ जाएगा, 1 नवंबर तक लेट नहीं होगा। अगर इनकेस लेट होता है तो 1 नवंबर तक तो आ ही जाएगा क्वालिफायर रिजल्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप पास कर रहे हो या फिर फेल कर रहे हो, आपका मिनिमम क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा किन बच्चों के लिए, जिन्होंने क्वालिफायर एग्ज़ाम क्रैक किया यानी कि क्लियर किया, उनका जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा वो 6 नवंबर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 7 नवंबर को, यानी कि पूरा एक दिन आपको मिलेगा केवल। इसमें आपको रजिस्टर करना है आने वाले कोर्स के लिए, जो आने वाले सब्जेक्ट हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है कि आपको 1 सब्जेक्ट लेना है, 2 सब्जेक्ट लेना है, 3 या 4 सब्जेक्ट लेना है। उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। ये है क्वालिफाइड एग्जाम वालों के लिए। अब आता है कि जिनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए क्या होगा प्रोसेस। तो उनके लिए क्या होगा, जैसे जो क्वालिफाई किए थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, वैसे ही जो री अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। री अटैम्प्ट के लिए उनको एक फॉर्म फिल करना होगा। री अटैम्प्ट क्वालिफायर ओपन की होगा 6 नवंबर को, और इसका भी जो लास्ट डेट होगा वो 7 नवंबर को होगा। यानी कि जो क्लियर किए हैं उनको भी 6 से 7 के बीच में अप्लाई करना है, और जो नहीं मतलब क्लियर कर पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए किसी मतलब कारणवश, उन्होंने पढ़ाई नहीं की या फिर कुछ ऐसे चांसेज आ गए मतलब जिससे कि पढ़ाई नहीं हो पाई और फिर हो सकता है कि नहीं क्लियर हुआ, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी 6 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और 7 तक क्लोज हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि हाँ, मतलब आपको देना है नहीं देना, ये डिसाइड करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपने अप्लाई कर दिया री अटैम्प्ट क्वालिफायर के लिए, फिर से क्या होगा, आपका री अटैम्प्ट वाला जो क्वालिफायर एग्जाम होगा वो होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको फ़ी अप्लाई है, मतलब यहाँ पे आपको फ़ी पे करना होगा, लेकिन कंप्लीट फ़ी नहीं देना होगा आपको। मैं बताऊंगा कि 1500 जनरल कैंडिडेट के लिए और SC ST OBC के लिए क्या है, आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो जो री अटैम्प्ट होगा, वो री अटैम्प्ट जो होगा क्वालिफायर एग्ज़ाम का, वो होगा 1 दिसंबर को।
तो आपको कंप्लीट 1 महीने का मौका मिलेगा, 1 महीने से ज़्यादा, 27 मान लो। और उसके बाद जस्ट देखो 1 दिसंबर का आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट आपका क्वालिफायर होगा, यानी कि आप अगले टर्म के लिए वेट नहीं करोगे, आप क्या कर सकते हो, इसी टर्म में ज्वाइन कर सकते हो और री अटेम्प्ट का जो क्वालिफायर एग्जाम है वो 1 दिसंबर को दे सकते हो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, री अटेम्प्ट जो क्वालिफायर का एग्ज़ाम हुआ वो कब आएगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 11 दिसंबर को। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन जो होगा, इसका डेट अभी नहीं दिया है, जिन्होंने क्लियर किया उसके लिए क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो अब पूरा प्रोसेस देख लियो कि 6-7 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो री अटेम्प्ट देने के लिए चाहते हैं कि क्वालिफायर एग्जाम को फिर से री अटेम्प्ट दे, तो उनके लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 1 दिसंबर को है। पूरा पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उन बच्चों के लिए क्या, जिन्होंने ये जो क्वालिफायर एग्ज़ाम है वो पास कर लिया, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो अगर आपने क्वालिफायर जो पास किया तो कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया, जनरल के लिए हर एक जो कोर्स है उसमें आपका 40% आना चाहिए, और जो एवरेज आना चाहिए सभी मतलब कोर्सेज़ का वो आना चाहिए 50%। अगर इसके ऊपर आपको मार्क लाते हो तो आप क्या करोगे, आप क्वालिफायर के लिए पास होगे। SC ST PWD विथ 40% डिसेबिलिटी के लिए ये क्राइटेरिया 30% है, और मिनिमम जो ओवरऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए चारों का कंबाइन एवरेज वो होना चाहिए 40%। PWD विथ 40% डिसेबिलिटी एंड SC ST के लिए 30% है और ओवरऑल 40% है। OBC NCL और EWS के लिए जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है वो है 35% हर एक कोर्स में, यानी कि स्टैटिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, CT में 35% आपका आना चाहिए, और जो ओवरऑल की क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई 45%। अगर इसके बीच में आपका नंबर आता है, यानी कितना नंबर आता है आपका, तो आप क्या करोगे, क्वालिफायर एग्जाम को पास कर लोगे। अब बात आती है, क्वालिफायर एग्जाम आपने पास कर लिया, जब रजिस्ट्रेशन का विंडो होगा तो आप कितने कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए ये कैसे पता चलेगा, तो ये डिसाइड होगा आपके एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर पे। जो आपने क्वालिफायर एग्जाम में स्कोर किया है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज़ को ले सकते हो। आप मिनिमम 2 कोर्सेज़ को ले सकते हो, अप टू 2 कोर्सेज़ ले सकते हो। कब, जब आपका जो मार्क है, जो आपका एवरेज क्वालिफायर स्कोर है, अगर वो 50% से कम है और जो ये मतलब ये वाला जो नंबर्स हैं आपको उससे मीट कर रहा है, यानी कि आप पास हो, और 50% से कम है आपका, तो आप केवल 2 कोर्सेज़ तक ले सकते हो। अगर आपका जो एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर है, अगर वो 70 से नीचे और 50% से ऊपर है, तो आप 3 कोर्सेज़ तक ले सकते हो। अगर आपका जो मार्क है एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर, अगर वो 70% से ऊपर है, तो आप 4 कोर्सेज ले सकते हो। लेकिन मैं आगे बताऊंगा अभी आने अगले वाले वीडियोस में कि कैसे आपको कोर्स को लेना है, यानी कि अगर आप 4 कोर्स लेते हो तो क्या हैक्टिक होगा, अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हो तो फिर क्या मतलब कैसे कोर्स को सिलेक्ट करना है, या फिर आप पैरेलली कोई और कोर्स कर रहे हो तो फिर आपके लिए क्या हो सकता है प्लान, पूरा डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। अब इसके बाद क्या होगा, री अटेम्प्ट क्या होगा, मतलब जो री अटेम्प्ट देना चाहते हैं क्वालिफायर उनके लिए क्या है। तो देखो, लर्नर्स हु वर एलिजिबल टू अपीयर फॉर क्वालिफायर एग्जाम, जिन्होंने क्या दिया, क्वालिफायर एग्जाम दिया, जो मतलब एलिजिबल थे बट डिड नॉट क्लियर द क्वालिफायर एग्जाम, और क्या किया उन्होंने, वो क्वालिफायर एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, जो पासिंग मार्क है वो मतलब मीट नहीं कर पाए, या फिर वो एब्सेंट हो गए। इस दिन जो क्वालिफायर एग्जाम हुआ 27 अक्टूबर को, इसमें 2 केस बनते हैं, एक ने एग्ज़ाम दिया और उसका क्या आया, उसके पासिंग मार्क्स से कम आए, तो उसके लिए, और अगर मान लो कोई एब्सेंट हो गया तो उसके लिए क्या होगा, री अटेम्प्ट देना होगा उसको। ठीक है, और री अटेम्प्ट दे सकते हो आप क्वालिफायर सेम टर्म में। अब डेट मैंने बता दिया कब है, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होने वाला है, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर को। ठीक है, जो ये वाला डेट है ये याद रखना, 1 दिसंबर को क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस दिन आप क्या दोगे, री अटेम्प्ट दोगे क्वालिफायर का। अब इसके लिए कितना फ़ी आपको पे करना होगा, तो जो री अटेम्प्ट एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, वो जस्ट रिजल्ट के बाद, क्वालिफायर रिजल्ट आने के बाद फिर से आपका विंडो ओपन होगा। जनरल कैटेगरी और OBC एप्लीकेंट के लिए क्या होगा, 1500 आपको पे करना है। SC ST कैटेगरी के लिए ये हो गया 750 रुपीज़। SC ST कैटेगरी एप्लीकेंट हु इज़ ऑल्सो PWD, उनके लिए होगा 375 रुपीज़। ये आपको फिर से पेमेंट देना होगा। अब बात आती है वैसे बच्चों की, लर्नर्स हु आर नॉट एलिजिबल टू री अटेम्प्ट, ऐसे बच्चे जो क्या हैं, जो री अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, या फिर डो नॉट क्लियर द री अटेम्प्ट एग्जाम, या फिर से उनका री अटेम्प्ट हुआ था और फिर से वो क्लियर नहीं कर पाए री अटेम्प्ट, उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, तो उनके लिए भी ऑप्शन बचता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो पूरा फुल पे करके 3000 रुपये फिर से क्या कर सकते हैं, क्वालिफायर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जब आप देख रहे हो री अटेम्प्ट जो देगा, जो मतलब 1 दिसंबर को जो री अटेम्प्ट वाला एग्जाम होने वाला है, अगर उसके लिए आप क्या करोगे, अगर उसके लिए आप एलिजिबल और उसके लिए अप्लाई करते हो, तो आपको जो असाइनमेंट है उसको रिपीट नहीं करना है।
देखो विदाउट हैविंग टू रिपीट द असाइनमेंट, आपको जो वीक 1 से लेके वीक 4 तक आपने क्या आपको कंटेंट मिला था और आपको क्या मिले थे, असाइनमेंट मिले थे, तो इसको आपको फिर से देना नहीं होगा। केवल आपको क्या करना है, 1 दिसंबर के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है और क्या देना, आपको एग्ज़ाम देना है री अटेम्प्ट क्वालिफायर का। ठीक है, केवल आपको पैसा देना होगा, जो ये एग्ज़ाम फ़ी है 1500 रुपीज़, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई अलग से फ़ी देनी है। आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो तो उसकी भी कॉस्टिंग आती है, तो जो IIT मद्रास है वो कॉस्टिंग आपसे लेता है कि आपको 1500 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, आप री अटेम्प्ट क्वालिफायर का दे सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों को आ रहा होगा कि मान लो किसी ने अच्छा स्कोर कर लिया और किसी ने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो देखो ये केवल ऐसा नहीं है ना कि जो क्वालिफायर एग्ज़ाम है यही केवल एक हर्डल है इस डिग्री में कि अगर आप क्वालिफायर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आप BS डिग्री ले लोगे, ऐसा नहीं है। मेरे मानने में कि जो आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम है वो सबसे कम मतलब हार्ड बोल सकते हो। ये तो आपका स्टार्टिंग एक फ़िल्टर करने का तरीका है, ये काफ़ी मतलब मिनिमम इसकी वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या वो लोग कि इसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी कम है। अब जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ोगे, आप फाउंडेशन में हो, फिर डिप्लोमा में जाओगे, फिर BS में जाओगे, BSc में जाओगे, तो ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी आप देखोगे कि ये आपका क्विज़ 1 था, जो आपका क्वालिफायर था वो क्या था, क्विज़ 1 था। तो आप देखो इसका जो पैटर्न था वो कितना हार्ड था या कितना मतलब वीक था या फिर कितना मतलब डाउन था। लेकिन इसके बाद जो आपके क्विज़ 2 आएंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर जो आपका एंड टर्म होगा वो हार्ड और होगा। ठीक है, मतलब कि जो टफनेस होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको केवल अभी यही देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कि क्विज़ 1 में थोड़ा सा ख़राब स्कोर चला गया या फिर बहुत ज़्यादा स्कोर आ गया तो आपको ज़्यादा वो नहीं होना है, मोटिवेट नहीं होना है और डीमोटिवेट भी नहीं होना है। क्योंकि अभी आप इससे सीख लो कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ, अगर आपका अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप इससे सीख लो कि ये केवल एक क्या था, शुरुआत था, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है आपका। अगर मान लो कि आप बॉर्डर लाइन पे भी क्लियर कर रहे हो तो अगर आपका CGPA मैटर करता है तब तो आप दे सकते हो, मतलब आपके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको क्विज़ 1। आपको अगर क्वालिफाई भी कर लेते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका CGPA बनेगा उसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा आएगा वो एंड टर्म का आएगा। अगर आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लो कि आप ये मान लो कि ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, क्विज 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलो या फिर टेस्ट बोलो, और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो होता है एंड टर्म एग्ज़ाम, ये काफ़ी मेन होता है। अब क्विज 1 क्विज 2 क्लियर करने से भी कुछ नहीं होगा, आपको कोई मतलब यहाँ पे CGPA या फिर कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं मिलेगी जब तक कि आप एंड टर्म एग्ज़ाम ना क्लियर करो। तो देखो इसका भी डेट आप क्रूशियल है, याद कर लेना कि जो बच्चे क्वालिफायर दे चुके हैं उनका था क्विज 1 27 अक्टूबर को, 1 तारीख को होगा, 1 दिसंबर को क्विज 2 होगा, और जो एंड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है, आपका 22 दिसंबर को होने वाला है। तो आपको 22 दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है। ये जो होगा यहाँ पे आपके 1 से लेकर 4 तक क्विज के आपके वीक में कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिला, यहाँ से आपको 5 से 8 तक पढ़ोगे और यहाँ से क्या 9 से 12 तक आपका पूरा कंटेंट होगा। और अभी तक क्या देखा था आपने, क्विज 1 का जब एग्जाम हुआ था तो 1 से 4 वीक के कंटेंट पूछे गए थे, क्विज 2 में 1 से लेकर 8 तक होगा, एंड टर्म में जो होगा 1 से लेकर 12 वीक का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना है। अगर आपने मेहनत नहीं की थी इसके लिए, क्विज 1 के लिए या फिर क्वालिफायर के लिए, तो आप फिर से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के मतलब बिना ये मतलब डिग्री ऐसा नहीं है कि आप NPTEL का कोई कोर्स कर रहे हो जो सर्टिफिकेशन कोर्स है या फिर ऐसे मतलब आप पास हो जाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बिना आप एफर्ट दिए इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, इसको क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो ये फाउंडेशन लेवल है। फाउंडेशन काफ़ी मतलब आप मान सकते हो इसका जो टफनेस लेवल है वो काफ़ी कम है। अभी डिप्लोमा में चाहोगे तो काफ़ी हार्ड मिलेगा। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ, इसके लिए आपको मौका मिलता है। अगर आपका क्वालिफायर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो फिर से आपको IIT मद्रास जो है फिर से एक मौका दे रहा है री अटेम्प्ट करने का क्वालिफायर का। अब पूरा का जो वीक का कंटेंट है वो आपके पास पड़ा होगा, आपको फिर से आपको असाइनमेंट जमा नहीं करना होगा। तो केवल आपको डेडिकेटली पूरा का पूरा 1 महीने आप क्वालिफायर 1 के लिए प्रिपेयर करो, री अटेम्प्ट क्वालिफायर के लिए प्रिपेयर करो। और जिन बच्चों का क्वालिफायर क्रैक हो रहा है, अब बिना वेट किए हुए आप क्या करो, आप अगले क्विज़ की तैयारी करो। क्योंकि अभी देखो, अब सभी जो असाइनमेंट की डेडलाइन है वो फिक्स होते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पहले ही आपका डिसाइडेड है कि कब जो कंटेंट है कब रिलीज़ होगा। पूरे 2024 वाला जो आप टर्म देख रहे हो सितंबर टर्म के लिए पहले डिसाइडेड होता है कि कब असाइनमेंट जमा होगा। अब देखो कुछ बच्चों का ये होगा डाउट कि वो उनका 6 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो वीक 5 का जो कंटेंट है मतलब असाइनमेंट जो डेडलाइन है ग्रेड असाइनमेंट का वो 6 नवंबर दिया गया। हो सकता है इसको चेंज कर दें, लेकिन कम चांसेस होता है कि वो चेंज करें। फिर आपका वीक 6 का कंटेंट आपका रिलीज़ हो चुका है 25 अक्टूबर को। इसका जो ग्रेडेड असाइनमेंट लास्ट होगा वो 13 नवंबर होगा। वीक 7 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट का डेडलाइन होगा
वो 15 नवंबर है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का जो ये पूरा पैटर्न है वो पहले से डिसाइडेड है कि कब क्या होने वाला है। तो आपको रेस्ट नहीं लेना है, आपको रेस्ट तभी मिलेगा जब आप पूरा एंड टर्म एग्ज़ाम दे दो, वीक 12 आप दे दो, एक आप टर्म पूरा कर लो, फिर आप अगले टर्म के लिए आपको 2-4-5 दिन के लिए क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, 10 दिन का रेस्ट ले सकते हो। लेकिन अगर अभी आप सोचो कि मतलब क्वालिफायर देने के बाद आप थोड़े से आराम वाले मोड में चले गए तो भी दिक्कत है। अगर मान लो कि जिसका क्वालिफायर नहीं हो रहा है तो वो भी देखो कि आप काफ़ी पीछे नहीं छूट रहे हो। अगर मान लो कि कोई बंदा नॉन सीरियस कैंडिडेट है, अगर वो वीक 4 तक कंटेंट पढ़ के क्वालिफाई कर भी लेता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मान लो कि वो बॉर्डर पे क्लियर कर रहा है तो उससे आप अच्छा ये कर सकते हो कि आप फिर से एक कोर्स जो है आपको मौका मिल रहा है री अटेम्प्ट करने का, और अपना ग्रेड है उसको इम्प्रूव करो, आप अच्छा स्कोर करो। इसलिए अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है, इसलिए आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है कि मान लो ये आप पास भी कर लोगे तो फिर आप वीक 12 तक जब पहुँचोगे तो सारा का सारा फिर से पूछा जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं हो तो फिर आपको फिर क्या होगा, फिर परेशानी होगी, फिर आप इंडम का एग्ज़ाम जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। तो आप क्या करो, जो भी आप स्टेज पे हो, अगर आपका क्वालिफायर नहीं हुआ है तब भी आप डेडिकेटली आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप एग्ज़ाम आपका क्लियर हो रहा है धीरे से, मतलब जो क्वालिफायर एग्ज़ाम हो रहा है आपको लग रहा है कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप बिना वेट किए आप वीक 5 से क्या करो, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है। मतलब ये है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन उसको देखते हुए भी आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंड टर्म जो होता है, जो एंड टर्म का जो स्कोर होता है वो कैसे मतलब डिसाइड होता है। तो देखो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहले आपको ये देखना होगा कि कौन फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, एंड टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एलिजिबल होगा। तो वे होंगे जो एवरेज ऑफ द बेस्ट 5 आउट ऑफ द फर्स्ट 9 वीक्स ऑफ वीकली असाइनमेंट। 9 असाइनमेंट में से जो आपने वीकली असाइनमेंट जमा करोगे आप, उसमें से 5 लिया जाएगा बेस्ट और उसका एवरेज लिया जाएगा। अगर वो 40/100 से ज़्यादा या इक्वल है तब क्या करोगे, आप एलिजिबल होगे। और यही क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद आपको 2 क्विज जो होने वाले हैं उसमें से एक में एटलीस्ट आपका अटेंडेंस होना ज़रूरी है, आप उसको देना ज़रूरी है, तब आप फाइनल एग्जाम के लिए क्या होगे, एलिजिबल होगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होगा आपका जो फाइनल स्कोर है, देखो ये देखो 0. ये आपका ग्रेडेड असाइनमेंट का 0.1 लिया जाएगा, मैक्सिमम लिया जाएगा किस में से, अगर आप ये कैलकुलेट किया जाएगा 0.6 फाइनल एग्ज़ाम का प्लस 0.2 मैक्स क्विज़ 1 और क्विज़ 2 का। दोनों में से क्विज़ 1 और क्विज़ 2 में से 0.2 लेने में जो मैक्स होगा वो लिया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा इसमें, फिर क्या लिया जाएगा, ये इसमें से मैक्स और फिर इनमें से मैक्स। तो आप देख रहे हो कि क्विज़ 1 यानी कि जो क्वालिफायर का है उसका कितना ही वेटेज है, उससे ज़्यादा वेटेज तो किसका दिख रहा है, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, एंड टर्म का एग्ज़ाम है, उसका वेटेज दिख रहा है। तो आपको होप नहीं छोड़ना है, आपको जो एंड टर्म का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर मान लो आप 1 महीने पीछे भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब 1 साल पीछे जा रहे हो, आप यहाँ पे 1 महीने की बात है। आप क्या कर सकते हो, आगे आने वाले टर्म में हो सकता है कि कोई आपके साथ वाला बंदा 2 कोर्स ले रहा है, आप क्या कर सकते हो, एक मतलब टर्म में चारों कोर्सेज को लेके अच्छे से मैनेज करके उसको क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई कंपटीशन हो रहा है दूसरे के साथ, आपको खुद के पेस के साथ भागना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पीछे हो गया फिर आगे हो गया। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप क्या होगे, आप इसमें इस कोर्स को सही से कर नहीं पाओगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो रहा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जिनका भी थोड़ा सा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, थोड़ा सा टाइम लो, आप रेट्रोस्पेक्ट करो कि क्या गलती रह गई, और फिर से अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को आप कंप्लीट करो तो फिर से आप एक नई एनर्जी के साथ फिर से री अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना। अगर आपका नहीं होता है तो, अगर हो जाता है तो फिर से भी आप क्या करो, आप जोश के साथ, क्योंकि ये क्वालिफायर जो है वो एकमात्र क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है आपका आगे बढ़ने का। इसके बाद वाले जो स्टेप होंगे वो काफ़ी हार्ड होने वाले हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दो अभी से। तो आई होप कि आपको ये जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।